तो क्वेश्चन आंसर जो इनर डिसिप्लिन का लास्ट चैप्टर है वो हम पढ़ रहे हैं। और लास्ट टाइम जो फिफ्थ क्वेश्चन पढ़ा था, इसमें मैं एक बात कहना भूल गया था कि इसमें हमने 6 चक्र देखे थे: मूलाधार, स्वाधिष्ठान, कुंडली, अनाहत, विशुद्धि और आज्ञा। पर तावड़िया जी जो सबसे महत्व देते थे वो एक दूसरा चक्र है, और वो है बिंदु चक्र। नॉर्मल कोर्स में बिंदु चक्र का ट्रेडिशनल बुकों के अंदर आप इसका उल्लेख देखेंगे नहीं, क्योंकि ट्रेडिशनल बुकों के अंदर सहस्त्रार चक्र का ज्यादा जिक्र किया है। पर तावड़िया साहब कहते थे कि इसके बाजू में, सहस्त्रार के बाजू में एक छोटा सा चक्र है जो पहले चौवन्नी आती थी इतना, और इसको बिंदु चक्र कहते हैं। और बिंदु चक्र के अंदर हमारा जो डिवाइन फ्रेगमेंट है, हमारा आत्मा है, वो वहां बैठा हुआ है। तो उसकी द सीट ऑफ डिवाइन फ्रेगमेंट, दैट इज बिंदु। तो बिंदु के अंदर हमारा आत्म तत्व बैठा हुआ है, ऐसे हमारे शास्त्र, पुराने शास्त्र कहते हैं। इसीलिए तावड़िया सर बिंदु चक्र को महत्व काफी देते थे। हालांकि जब इनर डिसिप्लिन बहुत साल पहले, आज से 50 साल पहले या इससे भी ज्यादा शायद लिखी हुई होगी, उस समय उसमें ये बिंदु चक्र का हमने उल्लेख नहीं किया है। बाकी के जो पर्पज ऑफ बर्थ एंड डेथ और योग क्षेत्र के अंदर ये बिंदु चक्र का उन्होंने खास उल्लेख किया हुआ है। तो ये एक मुझे एक अमेंडमेंट करना था क्वेश्चन 5 के अंदर। अब क्वेश्चन 6 से शुरुआत करते हैं पढ़ने की। पेज नंबर 162, इनर डिसिप्लिन। तो क्वेश्चन है, हैज प्राणायाम इफेक्ट ऑन कंसंट्रेशन और धारणा? तो जो प्राणायाम है वो कंसंट्रेशन या धारणा जिसके कहते हैं उसके ऊपर क्या कुछ असर क्रिएट कर सकता है? यहाँ एक प्रश्न ये कि ये प्रश्न पूछने वाला कौन था वो तो हमें पता नहीं है, पर प्राणायाम का कौन सा अर्थ में ये प्रश्न है, क्योंकि प्राणायाम का दो अर्थ हम अब तक में जान चुके हैं। एक अर्थ तो जैसे हम ट्रेडिशनली जानते हैं कि श्वास का लेना, रोकना, छोड़ना वगैरह को प्राणायाम कहते हैं, वो तो ट्रेडिशनल है। पर दावरिया जी का इंटरप्रिटेशन हमेशा हर एक अष्टांग योग के हर एक अंग के लिए अलग अलग है। आसन का उनका डेफिनेशन अलग है, प्राणायाम की डेफिनेशन अलग है, प्रत्याहार की डेफिनेशन अलग है जो ट्रेडिशनल है उससे। तो यहाँ ये सवाल जो है वो किस संदर्भ में पूछा गया है, पर उन्होंने जो अपना जवाब दिया है वो प्राणायाम का जो नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग है वो नहीं है, पर नई अंडरस्टैंडिंग क्या है उसके बारे में उनका जवाब है। वो हम देखते हैं। वी हैव नोटेड द प्राण इज इम्पल्स एंड प्राणायाम इज द साइंस ऑफ कंट्रोल ऑफ इम्पल्सिस। ठीक है, तो प्राण क्या है? इम्पल्स है। इम्पल्स क्या है? प्राण है। इम्पल्स क्या है? ऐसे दूसरे ढंग से देखे तो हमारे 5 इंद्रियों के द्वारा जो अंदर आता है उसको हम इम्पल्स कहते हैं। अब प्राण जो है वो दो प्रकार से हमारे बॉडी ब्रेन सिस्टम के अंदर आता है। एक ये इसी तरह की 5 इंद्रियों द्वारा जो अंदर आता है, इम्पल्स आता है, वो भी प्राण है। और दूसरा जो श्वास है, श्वास के द्वारा भी प्राण हमारे अंदर आता है। और दोनों का जो है वो एस्ट्रल में जो दोनों की एंट्री है वो है मूलाधार। तो चाहे 5 इंद्रिय से अंदर बॉडी ब्रेन सिस्टम में प्राण आता हो, वो भी मूलाधार से एस्ट्रल में जाएगा। या फिर हम जो श्वास लेते हैं तो श्वास के अंदर जो प्राण तत्व है, श्वास के अंदर वायु भी है, गैसेस भी है, मतलब कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जो कंटेंट है वायु का वो हम जानते हैं हवा का। तो हवा और हवा के साथ हवा के अंदर ही सूक्ष्म तत्व है उसको प्राण कहते हैं, जो मूलाधार द्वारा एस्ट्रल के अंदर चला जाता है। तो प्राण को हमें ये समझना है। प्राण का कोई क्लियर डेफिनेशन कोई भी जगह हमें मिलेगा नहीं। प्रॉब्लम है कि अलग अलग जगह पर अलग अलग शब्द यूज करते, कई लोग वाइटल एनर्जी उसको कहते हैं, अलग अलग शब्द प्रयोग करते हैं। पर प्राण जो संस्कृत शब्द है वो प्राण ही बेस्ड है। तावड़िया जी ने उसको एक इम्पल्स नाम दिया है। इम्पल्स का हम हिंदी या गुजराती में उसको स्पंदन कह सकते हैं। मतलब कि
एक प्रकार का ऐसा स्पंदन हमारे पांचों इंद्रियों द्वारा हमारे अंदर आता है। इंद्रिय एक अलग है और इंद्रिय अंग अलग है। इसको तावड़ी जी सेंस एंड सेंस ऑर्गन कहते थे। मतलब आंख है, वो आंख इंद्रिय अंग है, सेंस ऑर्गन है। पर उसके उसकी जो सूक्ष्म जो मेरिडियन है, सूक्ष्म जो अंदर नाड़ी है, उसको उसके द्वारा जो अंदर आता है, वो जो है वो प्राण है। मतलब कि मैं जब बाहर एक चीज को देखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं गाय को देखता हूँ, तो गाय के अंदर से जो उसके उसके अंदर से जो इम्पल्स निकलते होते हैं, हर एक चीज से इम्पल्स हमेशा निकलते रहते हैं। तो हम कोई भी चीज को देखते हैं तो उसके अंदर से इम्पल्स हमारा बॉडी ब्रेन सिस्टम के अंदर आते हैं। इसको ही साइंस बीट ऑफ इंफॉर्मेशन कहता है कि बीट ऑफ इंफॉर्मेशन वो चीज क्या है, उसकी इंफॉर्मेशन हमारे अंदर आती है, जिसको हमारा ब्रेन इंटरप्रेट करके फिर बताएगा कि भाई ये चीज ये है। तो साइंस जिसको बीट ऑफ इंफॉर्मेशन कहते हैं, इसे हम इम्पल्स कहते हैं कि इम्पल्स जो है वो चीज का इम्पल्स हमारे अंदर पहले आया, और फिर वो एस्ट्रल में जाके फिर ब्रेन में जाता है, और ब्रेन के अंदर इसका इंटरप्रिटेशन होता है मेमोरी के अंदर कि ये चीज ये है। और बाद में हम जानते हैं कि सेक्शन 1 आईएएसएन केंद्र के ऊपर आके वो विचार बन के बाहर निकल जाता है। इस तरह की ये पूरी प्रोसेस होती है। तो प्राण जो है वही इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि प्राणी अंदर आता है, उसके ऊपर प्रोसेस होती है और फिर वो बाहर चला जाता है। और वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर आता है। मतलब प्राण जो अंदर आता है, उसकी कोई लैंग्वेज नहीं है, वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर होता है। उसके बाद में जब ब्रेन के अंदर उसका इंटरप्रिटेशन होता है, तब जाके फिर हम उसको लैंग्वेज देते हैं, उसको हमारी लैंग्वेज के अंदर हम समझते हैं। तो वर्ड्स के अंदर बाद में लास्ट में आता है। तो इस तरह ये प्राण को हमें समझना है। तो प्राण क्या है? प्राण इज इम्पल्स एंड प्राणायाम इज द साइंस ऑफ कंट्रोल ऑफ इम्पल्स। अब जो इम्पल्स तो आ रहे हैं, अब इम्पल्स को प्राणायाम का मतलब क्या है कि वो इम्पल्स को पर्टिकुलर डायरेक्शन में हमें ले जाना है। वो अंदर तो आ गए, अभी जैसा हमारा पर्पस होता है इस तरह हमें पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर हम वो इम्पल्स को ले जाते हैं, तो वो साइंस है। उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, उसको डायरेक्ट कर सकते हैं। तो वो जो साइंस है, उसको प्राणायाम कहा जाता है। तो तावरिया जी की दृष्टि से श्वास का लेना रोकना छोड़ना वो प्राणायाम नहीं है, पर ये इनकी एक अपनी एक विशिष्टता है, या इसका एक अपना विशिष्ट इंटरप्रिटेशन है। और ये खाली प्राणायाम का नहीं, आप हर एक चीज का योग सूत्र के अंदर, जैसे कि आसन। अब आसन का नॉर्मल को उसमें हम जानते हैं कि यह योगासन क्या है, तो उसमें तो बॉडी को बेंड करना होता है और अलग अलग प्रकार के आसन किए जाते हैं, और हम सब जानते हैं अलग अलग नाम के आसन होते हैं, हलासन, धनुरासन, सर्वांगासन, शीर्षासन वगैरह वगैरह। पर ये आसन की जनरल डेफिनेशन है, जैसे प्राणायाम में कैसा है इस तरह। अब तावरिया जी योग सूत्र में उसको किस तरह डिफाइन करते हैं कि आसन इज मेंटल पोस्चर, नॉट फिजिकल। जबकि हठयोग के अंदर फिजिकल पोस्चर को आसन कहा गया है। इस तरह हठयोग के अंदर ये जो श्वास की क्रिया है उसके ऊपर कंट्रोल करना, उसको प्राणायाम कहा गया है। तो ये डिफरेंस है। तो कई बार एक प्रश्न उठता है कि भाई ये डिफरेंस क्यों है, कैसा? क्योंकि हठयोग के किताबों के अंदर तो ये बताया गया है कि भाई इसको ही प्राणायाम कहा जाता है और इसको ही हठयोग कहा जाता है, इसको ही आसन वगैरह कहा जाता है। हठयोग के अंदर वो क्लियर है। पर हमें ये समझना है कि तावरिया जी जो बात कर रहे हैं वो अष्टांग योग की बात कर रहे हैं, और वो अष्टांग योग महर्षि पतंजलि ने ये सब डिस्क्राइब किया हुआ है। अब तावरिया जी खुद, उनकी परंपरा जो थी वो भी महर्षि पतंजलि की परंपरा की थी। मतलब कि उनके गुरु कोई भी आगे होंगे, वो महर्षि पतंजलि से की परंपरा से आते थे। और ये सब जो आसन प्राणायाम वगैरह का जो अलग डेफिनेशन क्यों मिलता है, क्योंकि उनकी ये परंपरा के अंदर गुप्त रूप में इस तरह का साइंस था। ये तो पहली बार तावड़िया जी ने ये सब पब्लिश किया है। पर ये क्या था कि पहले के जमाने में एक्सेप्टेड डिसाइपल्स को ही ये सब सिखाया जाता था। तो एक्सेप्टेड डिसाइपल होता है, उसको बताया जाता है कि भाई प्राणायाम हकीकत में क्या है और इसकी प्रोसेस क्या है। तो ये चीज जो थी वो शिष्य से गुरु परंपरा के अंदर चली आती थी। अब यहाँ एक 21वीं सदी में ये गुरु परंपरा अभी यहाँ उन्होंने समाप्त कर दी है, और ये इन जनरल सबको दे दिया है। जिसकी जैसे लायकात, जिसकी जैसी समझ होगी, उस तरह इनके ग्रंथों में से वो व्यक्ति समझ पाएगी। तो ये डिफरेंस हमें इसलिए समझना है कि हठयोग के अंदर जो चीज बताई है आसन प्राणायाम वगैरह, वो एक अलग चीज है।
और वो भी सही है, वो भी जरूरी है, वो भी एक प्रकार का योग ही है। हम ऐसा नहीं कहते कि ये तारे दिन का यही सही है वो गलत है, वो सही सही है और उसका भी एक साइंस है। पर जो रियल सेंस है वो ये है कि पतंजलि महर्षि ने जो बताया है प्राणायाम क्या है, तो ये है कि प्राणायाम क्या है कि साइंस ऑफ इम्पल्स जो है, साइंस ऑफ कंट्रोल ऑफ इम्पल्स, उसको प्राणायाम बताया गया। तो ये डिफरेंस क्लियरली हमें समझना चाहिए। By corrective methods, three-step rhythmic breathing, and by establishing the disinfection chamber, the art of pranayam or the art of controlling impulses begins. तो अब ये प्राणायाम जो इनने बताया, इस तरह के प्राणायाम कब शुरू होते हैं, तो कहते हैं कि करेक्टिव मेथड का जब हम लंबा अभ्यास करते हैं, फिर थ्री स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग का लंबा अभ्यास करते हैं, और डिसइंफेक्शन चैम्बर का भी हम अभ्यास करते हैं, या डिसइंफेक्शन चैम्बर को हम बनाते हैं। मैंने आगे भी बताया था डिसइंफेक्शन चैम्बर क्या है। तो हमारा जो हमारा बॉडी ब्रेन सिस्टम है, हमारा शरीर के आजू बाजू में एक प्रकार का एक लेयर बनता है, उसको डिसइंफेक्शन चैम्बर कहते हैं, कि उसके अंदर से अमुक टाइप के ही इम्पल्स अंदर आ सकते हैं, उसको डिसइंफेक्शन चैम्बर कहते हैं। जैसे एटमॉस्फेयर कैसा है, एटमॉस्फेयर के अंदर से अमुक ही रेडिएशन आ सकते हैं, अमुक नहीं आ सकते। जो सन में से जो निकला है सब कुछ नहीं यहाँ पृथ्वी पर होता है, बहुत सारी चीज जो है वो फिल्टर हो जाती है। तो इसी तरह ये डिसइंफेक्शन चैम्बर भी हमारे अंदर एक फिल्टर का काम करता है। पर डिसइंफेक्शन चैम्बर का जो लेयर है उसको ठीक बनाना है। अभी हमारे पास एक ऑर्डिनरी आदमी है, उसका लेयर बहुत पतला है, इसीलिए कोई भी इम्पल्स उसके अंदर घुस जाता है, निकम्मा इम्पल्स भी अंदर घुस जाता है। पर जब हम साधना करते हैं तो इसका जो लेयर है उसको ठीक करते जाते हैं, फिर खाली काम के ही इम्पल्स अंदर आएंगे। जैसे ये एक लक्ष्मण रेखा जैसा है, कि जैसे रामायण में लक्ष्मण रेखा भरत ने अपने राम और लक्ष्मण ने जो लक्ष्मण रेखा ये कर दी थी, इसी तरह का ये हमारा बॉडी के आगे पीछे जो है वो एक लक्ष्मण रेखा, या एक प्रकार का एक रक्षा कवच, इसको रक्षा कवच भी हम कह सकते हैं। When in due course 5221 rhythm is established and proper mind 2 or section 2b is created, pranayam is achieved. ये पहले बताया कि प्राणायाम कब बिगिन होता है, अब बताते हैं कि प्राणायाम कब अचीव होते हैं, कब उसको प्राप्त कर सकते हैं, या अब कब इसकी सिद्धि होती है। तो उसके लिए दो चीज है कि एक तो 5221 जो है वो हमारा रेशियो जो है आईएसएम केंद्रों का वो एस्टेब्लिश होना चाहिए, और उसके साथ में माइंड का सेक्शन 2 और सेक्शन 2 भी है, वो भी हमारे अंदर क्रिएट होना चाहिए, डेवलप होना चाहिए। तो आगे हम देख चुके हैं कि भाई सेक्शन 1, सेक्शन 2, 3, 4 क्या है। सेक्शन 1 जो है वो तो आईएएसएम केंद्र जो चल रहा है वो सेक्शन 1 है, और माइंड का सेक्शन 2 में हमने देखा कि उसका ए और बी पार्ट है। ए पार्ट जो है वो इंस्टिंक्टिव सेंटर जो हमारा है, बॉडी का जो देखभाल करता है, मेंटेन करता है, उसको सेक्शन ए कहते हैं। और सेक्शन बी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे जो आगे की प्रैक्टिस है, धारणा ध्यान समाधि वगैरह, इवन प्रत्याहार, वो सब सेक्शन 2 से, जब सेक्शन 2 डेवलप होता है तब से ये हो पाता है। इसीलिए ये सेक्शन 2 का डेवलप होना बहुत जरूरी है, और इस यहाँ जब ये होता है तब प्राणायाम अचीव हुए ऐसा कह सकते हैं। When this is done, the mind stuff or chitta, mind 1 or section 1 is not necessarily made to do the impossible practices of dharana or concentration, that is not made to stop forming pictures or associate different pictures, but is made to create high plus intensity. अब ये हम आगे भी देख चुके थे कि भाई ये सेक्शन 1 जो है माइंड का काम ही नहीं है ये धारणा ध्यान वगैरह करने का, क्योंकि वहां तो हमेशा निरंतर वो इम्पल्स आते रहते हैं, 120 इम्पल्स वहां आते रहते हैं, उसकी प्रोसेस होती है, और वो विचार बन के निकल जाता है, और वहाँ आईएसएम केंद्र काम हमेशा निरंतर करते रहते हैं, इसलिए वहाँ निरंतर इंटेंसिटीज बनती रहती है, जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी हमेशा वो निरंतर वहाँ बनती रहती है। तो माइंड 1 का अगर हम ध्यान धारणा ध्यान के लिए उपयोग करेंगे तो हम फेल ही जाएंगे। जो लोग शिविरों में जाते हैं और ध्यान सीखते हैं, वो उसका भी माइंड 2 तो डेवलप हुआ नहीं है, और माइंड 1 से ही प्रयत्न करते,
अब माइंड का वन का काम तो विचार बनाने का है। अब उसको आप ध्यान करना बोलोगे तो वो बेचारा कैसे कर सकेगा? तो इसीलिए ध्यान फेल हो जाता है। तो दूसरा, योग का अभ्यास करके माइंड टू को डेवलप करते हैं, उसके बाद में हम ध्यान वगैरह आसानी से कर सकते हैं। इसीलिए ये काम जो है माइंड का मतलब सेक्शन वन का नहीं है, वो जो है वो सेक्शन टू का है। द steadier part of mind 2 and brain or section 2b is then able to function, which can easily hold one picture at a time indefinitely. अब धारणा में क्या किया जाता है कि एक पिक्चर को लंबे समय तक पकड़ा जाता है। जैसे कि भाई आपने मानो कि भगवान का स्वरूप है, उसको अपने आँख के अंदर आपके दिमाग के अंदर उसको आप पकड़ के रखना चाहते हैं। अब तो क्या है कि हम सेक्शन वन से उसको पकड़ना चाहते हो तो वो तो होता नहीं, तुरंत ही चला जाता है। पर अगर ये सेक्शन टू डेवलप होता है तो वहाँ हम लंबे समय तक ऐसी पिक्चर को हम पकड़ के रख सकते हैं, उसको धारणा कहते हैं। धारणा मतलब कि अटेंशन को हमने कई जगह पर फिक्स कर लिया और लंबे समय तक हमारा अटेंशन वहां से जाता ही नहीं है, चाहे वो एक्सटर्नल हो या इंटरनल हो। पर धारणा हम इंटरनल भी कर सकते हैं, बाहर भी कर सकते हैं। तो यहाँ अंदर की बात है। तो वहाँ एक इनडेफिनिट टाइम के अंदर अगर हमने एक पिक्चर को पकड़ के रखा, वो हमारा धारणा बन जाता है। तो वो इसीलिए ये सेक्शन टू का डेवलप होना इन सब चीजों के लिए बहुत जरूरी होता है। तो यहाँ पहला प्रश्न समाप्त होता है। तो प्रश्न का उत्तर आप समझ गए होंगे। कहने का उनका मतलब है कि ये जो प्राणायाम है उससे जो कंसंट्रेशन या धारणा हो सकती है, ऐसा जो पूछते हैं, तो उसका मतलब ये है कि अगर ये जो इम्पल्स का साइंस अगर समझते हैं और इम्पल्स की दृष्टि से प्राणायाम को हम समझ के उसको कंट्रोल कर सकते हैं, प्राण को या इम्पल्स को, तो हम उसको आगे जाके धारणा वगैरह कर सकते हैं। बाकी नॉर्मल कोर्स में जो हम प्राणायाम श्वास का करते हैं, उसे कोई खास धारणा की स्थिति डेवलप नहीं होती है, वो एक मुश्किल स्थिति है। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, इज कुंडलिनी अ वेरी इंपॉर्टेंट नर्व लाइक वेगस, एंड इफ नॉट व्हाट इज इट? तो हमारा जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है उसके अंदर जो एक नर्व है उसको वेगस नर्व कहा जाता है, शायद आपने नाम कभी सुना हो। तो वेगस नर्व है कहीं, क्योंकि जो कुंडलिनी के ऊपर कई फॉरेनर्स ने किताबें लिखी है, तो वहाँ सब जरा गलती घोटाला हो जाता है। तो वो लोग क्या करते हैं कि कोई नव को भी कुंडलिनी बता देते हैं। इसीलिए कुछ पढ़ने वाले के अंदर एक कंफ्यूजन होता है। इसलिए किसी ने पूछा कि भाई ये वेगस नव है, वही कुंडलिनी है क्या और कुछ है? जवाब देते हैं, ऑल नर्व्स ऑफ द sympathetic and parasympathetic, that is the autonomic nervous system, have to abide by their dharma or duty, that is to carry impulses both ways. अब ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में जो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स जो है, उसका जो काम है, उसकी जो ड्यूटी है, उसका जो धर्म है, उसको ही उसको फुलफिल करना होता है। और उसका काम क्या है कि इम्पल्स जो है उसको टू वे अंदर, मतलब कि अंदर आने देना है और बाहर ले जाना है। मतलब हम आगे देख चुके हैं कि टू वे में इफरेंट और एफरेंट, ये दो प्रकार के जो इम्पल्स होते हैं। मतलब एक अंदर ले जाता है, ब्रेन की ओर ले जाता है, और एक ब्रेन से बाहर संदेशा ले आता है। तो दो प्रकार के जो है वो करना है, वो काम ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम करता रहता है। सम में बी मोर इम्पोर्टेंट एंड सम लेस। तो इसमें से बहुत सारे नव है, उसमें कुछ नव जो है इम्पोर्टेंट है, कुछ कम इम्पोर्टेंट है। द वेगस में बी द मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो वेगस जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट नव है। बट कुंडलिनी इज नॉट ए नव, इट इज शक्ति, इट इज परमेश्वरी, दैट इज ए ग्रेट फोर्स। अब ये क्लियर कट समझ लेना चाहिए कि कोई भी नव जो है वो कुंडलिनी नहीं है। कुंडलिनी क्या है? एक ग्रेट फोर्स है, एक एक प्रचंड शक्ति है कि जो जब जागती है तो हमारे अंदर ऊपर की ओर चढ़ने लगती है, क्योंकि उसका जो लक्ष्य है वो ब्रेन में बैठा हुआ जो आत्मा तत्व है उसके प्रति जाना है। तो इतना समझना है कि ये जो वेगस नव है वो चाहे कितना भी इम्पोर्टेंट है, फिर भी वो कुंडलिनी
हो नहीं सकता। ये नर्व इज ए व्हीकल फॉर कंडक्टिंग ब्लड और फोर्स, दैट इज एनर्जी और इम्पल्स। तो नर्व क्या होता है? नर्व ये तीन चीजों को ये कंडक्ट करता है, व्हीकल है। एक तो ब्लड, हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड घूमता है वेसल्स के अंदर, उसको भी वो ये करता है, कैरी करता है। दूसरा एनर्जी, जिसको हम करंट भी कह सकते हैं। और तीसरा जो ये इम्पल्सिस, अंदर जो स्पंदन आते हैं, उसको भी वो कैरी करता है। वेगस could be the nerve for the permeatory to flow through, that is for the basic resultant intensity to flow, but vagus is nerve only and Kundalini is Shakti or permeatory. Please note this. तो ये जो वेगस जो है वो एक ऐसी नव है कि जिसके द्वारा परमेश्वरी जो कुंडलिनी शक्ति है वो उसके द्वारा ऊपर जाके जा सकती है, उसको वो नव नव कह सकते हैं। पर वो जो नव है वो खुद परमेश्वरी नहीं है, वो खुद कुंडलिनी नहीं है। ये डिफरेंस हमेशा जाग लेना चाहिए। या कुंडलिनी का है, या उसको तावरिया जी अपने इसमें रिजल्टेंट इंटेंसिटी भी कहते हैं। ट्रेडिशनली उसको कुंडलिनी कहते हैं, जो फोर्स है उसको कुंडलिनी कहा जाता है। तावरिया जी जो हाई प्लस इंटेंसिटी है उसको रिजल्टेंट इंटेंसिटी को कुंडलिनी शक्ति कहते हैं। That Shakti, when it is very high, plus or minus, forces the way up the Susumna. अब ये शक्ति जब जागती है, एक फोर्स क्रिएट होता है, तो वो सुषुम्ना द्वारा आगे बढ़ता है, ऊपर चढ़ता है। हमने आगे भी कुंडलिनी और सुषुम्ना नाड़ी के दौरान देखा था कि सुषुम्ना नाड़ी जो है वो हमारे जो स्पाइनल कॉर्ड है उसके अंदर सुषुम्ना नाड़ी पड़ी है, और उसके नीचे के भाग के अंदर ये कुंडलिनी शक्ति जो है वो सोई हुई है, कॉयल रूप में है या सोई हुई पड़ी है। 3.5 उसके राउंड के अंदर वो पड़ी हुई होती है। तो कुंडलिनी शक्ति जब हमारे इंटेंसिटी रिजल्टेंट इंटेंसिटी प्लस में बहुत जब इकट्ठी होती है, मतलब कि रिजल्टेंट इंटेंसिटी की भाषा में कहे तो अंडरस्टैंडिंग के यूनिट या विजडम के यूनिट बहुत सारे इकट्ठे होते हैं, तब ये शक्ति जागती है, फोर्स जागता है और सुषुम्ना के अंदर दाखिल होता है। और वो प्लस और माइनस दोनों हो सकते हैं। If not high, either minus or plus, it is sleeping or coil. That is goes up the Ida or Pingla, and we call this sleeping Kundalini or low resultant intensity. अब समझने की बात यह है कि नॉर्मल कोर्स में हमारे अंदर जो इम्पल्स आता है, क्योंकि हमारी सुषुम्ना नाड़ी बंद है, इसीलिए वो इम्पल्स हमेशा ईदा या पिंगला से ही जाता है। हम जानते हैं, हमने अभी अभी बात की कि भाई मूलाधार से अंदर इम्पल्स आता है, प्राण अंदर आता है, तो उसको ब्रेन तक जाना है, क्योंकि ब्रेन के अंदर प्रोसेस करके उसका विचार बनाना है, उसका एक प्रक्रिया ये है। तो इम्पल्स जब अंदर आता है, तो क्योंकि आइडियली तो उसको सुषुम्ना से जाना चाहिए, पर सुषुम्ना ब्लॉक है, नीचे एक वाल है या ग्रंथि है, वो बंद है, इसीलिए सुषुम्ना नाड़ी अभी काम नहीं कर रही है। पर हमारी ईदा और पिंगला नाड़ी जो है वो काम कर रही है। और ईदा और पिंगला क्या है कि ये सुषुम्ना के इर्द गिर्द में वो लिपटी हुई ऊपर की ओर जाती है, और इसीलिए ये ईदा या पिंगला से हमारे इम्पल्सिस हमेशा ब्रेन की ओर जाते हैं। और उसको स्लीपिंग कुंडलिनी या लो रिजल्टेंट इंटेंसिटी भी कहते हैं, क्योंकि वो अभी उसके अंदर फोर्स नहीं है, उसके अंदर ताकत नहीं है, उसके अंदर अभी हाई इंटेंसिटी अंदर जमा हुई नहीं है, इसीलिए वो स्लीपिंग कंडीशन के अंदर, जब वो हाई इंटेंसिटी, हाई प्लस इंटेंसिटी जब जमा होती है, तब जाके वो जाग जाती है और फिर वो ऊपर ट्रैवलिंग करती है। When it is high, it is called awakened kundalini or high resultant intensity. तो अब जब वो जाग गए, उसके अंदर एक फोर्स आ गया, इतना सारा यूनिट इकट्ठे हो गए, तो वो उसको अवेकन कुंडलिनी, मतलब जागृत कुंडलिनी उसको कहते हैं, जागी हुई कुंडलिनी। और या फिर उसको हाई रिजल्टेंट इंटेंसिटी भी इनकी भाषा में कह सकते हैं। The Vegi are two important vehicles of conducting such forces
दैट इज प्लस एंड माइनस हाई इंटेंसिटी। अब वेगस नर्व है उसके अंदर से दो प्रकार के ये इंटेंसिटी ऊपर चढ़ती है, मूव करती है। वो प्लस और माइनस दोनों के, दोनों में जो हाई इंटेंसिटी जब भी बनती है वो प्लस में हो या चाहे माइनस के अंदर हो, पर वो हाई इंटेंसिटी होनी चाहिए, तब वेगस नर्व थ्रू वो ट्रैवलिंग करेगी, ऊपर की ओर जाएगी। The resultant intensity is a mighty but potential force। रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या है कि ये माइटी है, बहुत शक्तिशाली है, एक पावर है उसके अंदर। बट पोटेंशियल फोर्स मतलब कि उसके अंदर संभावना है, वो एक माइटी तो है, पर अगर उसके अंदर जो पोटेंशियल फोर्स है उससे वो माइनस भी बन सकता है और प्लस भी बन सकती है। ये दोनों प्रकार की संभावना उसके अंदर पड़ी है, एज वी शैल सी इन पार्ट 2 ऑफ दिस बुक। तो उसका जो इनर डिसिप्लिन का दूसरा पार्ट उन्होंने लिखा है उसके अंदर इसका जिक्र किया हुआ है। फॉर बेटर और वर्स, तो पोटेंशियल है, पर वो चाहे वो अच्छा भी हो सकता है बुरा भी हो सकता है, और उसका कारण यही है कि हाई जब होती है तो वो बेहतर है, जब वो हाई प्लस होती है तो बेहतर है, हाई माइनस होती है तो वर्स होती है। इसी तरह and the words coil और sleeping meaning potential and serpent और कुंडलिनी means wise और dangerous। तो जो कॉइल शब्द है उसको जो जागृत नहीं है, अभी जो सुसुप्त अवस्था के अंदर है, उसको कॉइल या स्लीपिंग कहते हैं। उसका मतलब कि पोटेंशियल, उसके अंदर संभावना है जागने की, पर अभी जागी हुई नहीं है। एंड सरपंच और कुंडलिनी मीनिंग वाइस और डेंजरस। अभी दो शब्द यूज किए हैं कि वाइस और डेंजरस, मतलब कि वो वाइस भी हो सकती है और डेंजरस भी हो सकती है। अगेन इसका यही कारण है कि वो हाई प्लस है या हाई माइनस है। अगर हाई प्लस होती है तो वो वाइस बन जाएगी, जागी हुई कुंडलिनी। और अगर वो जागी हुई कुंडलिनी माइनस के अंदर है तो डेंजरस बन जाती है। तो कई लोगों के अंदर हाई माइनस इंटेंसिटी भी जो स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी और हमारे अंदर जैसे हिटलर जैसे लोग हो गए, उसके अंदर हाई प्लस इंटेंसिटी बहुत सारी इकट्ठी हो जाती है। जो जो सरमुख्तियार जो डिक्टेटर हो गए, बहुत सारे पावरफुल डिक्टेटर, इन सब के अंदर वो किसी न किसी तरह उन्होंने रिजल्टेंट इंटेंसिटी बहुत पावरफुल बना तो ली, पर क्योंकि उनके इरादे अच्छे नहीं थे और अंदर शुद्धि नहीं थी, तो वो माइनस के अंदर चली गई। और माइनस रिजल्टेंट इंटेंसिटी पर है तो पावर हकीकत के अंदर, तो वो पावर फिर उसका तो वो गलत ही यूज होगा, क्योंकि वो शुद्धि नहीं है और माइनस रिजल्टेंट है। तो इसलिए जो डिक्टेटर होते हैं वो इन लोग इनका गलत यूज करते हैं। इसलिए यहाँ वाइस और डेंजरस कहा गया है, विच डिस्क्राइब द eloquently the power of high resultant intensity, either plus or minus, to free a person from the bondage or enslave him। तो ये जब प्लस में होती है, हाई रिजल्टेंट इंटेंसिटी जब प्लस में होती है पावर, तो वो क्या करती है कि व्यक्ति को मुक्ति की ओर ले जाता है, और जब वो माइनस के अंदर होती है तो वो बंधन की ओर ले जाती है। या माइनस के अंदर या फिर कहे कि सुषुप्त अवस्था के अंदर भी है, मतलब कि लो इंटेंसिटी है तो भी बंधन है, और हाई प्लस इंटेंसिटी हाई माइनस इंटेंसिटी बन गई तो भी बंधन है। पर अगर हाई प्लस इंटेंसिटी बनती है तो व्यक्ति को जो है वो मुक्ति की ओर जाता है। क्योंकि ये कुंडलिनी शक्ति का शास्त्रों में आप उसको पढ़ोगे, उसके श्लोक पढ़ोगे तो बताती है कि ये परमेश्वरी शक्ति मुक्ति देती है वगैरह वगैरह, बहुत श्लोक इस तरह के आप देखोगे। क्योंकि ये शक्ति जो आगे जाके ऊपर जब जाती है उसके बाद में जो है आगे धारणा ध्यान समाधि वगैरह बनती है, और वो व्यक्ति मुक्ति की ओर जाता है और फाइनल स्टेज तक वो पहुंच जाता है। पर है तो बेसिक ये एनर्जी है कि जिसके द्वारा हम मुक्ति की ओर जा सकते हैं। इन द केस ऑफ एवरेज ह्यूमन बीइंग दिस फोर्स इज ए मियर ट्रिकल। अब जैसे कि एक धारा बहती हो तो पानी की धारा, कभी कभी हम देखते हैं कि कभी एक पर्वत से एक छोटी सी धारा नीचे आती है, तो उसके अंदर ज्यादा ताकत नहीं होती है, उसके अंदर उससे कोई बड़ी नदी नहीं बनने वाली।
पर जब वो धारा के बदले में एक धोध जैसा पड़ जाए, फॉल, जैसे कि नायग्रा फॉल कैसा है, तो कितना प्रचंड विशाल फॉल है, एक धोध है, और इसी तरह जब ये पड़ती है तब वो एक शक्ति बन जाती है। पर एक त्रिकल के रूप में, एक धारा के रूप में जब वो पड़ती है तो वो तो पतली सी धारा है, उससे कुछ नहीं होता है। तो हमारे एवरेज ह्यूमन बीइंग है, उसके अंदर तो ये जो शक्ति है वो ऐसी पतली धारा जैसी है। जो जागृत पुरुष है उन लोगों के अंदर ये शक्ति एक एक धोध की तरह, एक फॉल की तरह होती है। तो ये इतना डिफरेंस है। इट कैन बी गेदर्ड into hundreds of thousands of tons of force, and then the force can symbolically break open all doors and locks. तो इसको गैदर कर सकते हैं, इसको हम इकट्ठा करके हंड्रेड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ टन्स ये फोर्स को हम इकट्ठा कर सकते हैं। मतलब एक पतली सी धारा में से एक बड़ा सा धोध बना सकते हैं उसका, ये एनर्जी का। और सिंबलिकली ये बताते हैं कि भाई ये जो हमारे मुक्ति के द्वार अभी जो बंद है उसको भी वो खोल देता है। जब ये धारा जब बड़ी हो जाती है तो मुक्ति का द्वार, मुक्ति का जो द्वार है वो उसको खोल देती है। तो जो अभी डोर्स जो है, जो लॉक है, वो खुल जाते हैं। अभी जो हम स्लेव है, एनस्लेव है, उसके बदले में हम एक मुक्त, इससे धीरे धीरे करके हम मुक्त हो सकते हैं। Fortunately, nature has not closed doors or locks anywhere. Her laws are infallible and form automatic locks and doors. तो कुदरत के कुछ कानून है और इसके अंदर उसने ऐसा किए बताया हुआ है कि भाई ये कानून का फॉलो किया जाएगा तो इस तरह की ये शक्ति जागृत हो जाएगी। और अगर ये इसको जागृत नहीं किया है जाता है तो वो डोर बंद रहते हैं, मुक्ति के डोर। तो ये कुदरत के कानून का अगर राइट यूज किया जाता है, और कुदरत का कानून का यही है कि हम कितनी हाई प्लस इंटेंसिटी बना सकते हैं, जितनी हाई प्लस इंटेंसिटी बना सकते हैं इतना ये जो द्वार है वो खुलते जाएंगे। और वो ऑटोमेटिक है। तो उसमें ये सिस्टम ऐसी है कि जितनी जितनी एनर्जी बनती जाएगी, फोर्स बढ़ता जाएगा, इतने इतने ये लॉक्स जो है अपने आप में खुलते जाएंगे। नॉलेज ऑफ हर लॉज वुड ऑटोमेटिकली ओपन। तो इसका जो नॉलेज है, ये लॉज के नॉलेज है और इसका एक्सपीरियंस है, वो जब होता है अंदर, तब ये जो डोर जो है वो अपने आप में ऑटोमेटिकली खुलते जाते हैं। तो इस तरह ये जो क्वेश्चन था, बेसिक क्वेश्चन कि भाई वेगस नर्व जो है वो कुंडलिनी है कि नहीं, तो यहाँ उन्होंने स्पष्ट बताया है कि वेगस नर्व जो है वो नर्व ही है, चाहे कितना भी इम्पोर्टेंट है, पर वो कुंडलिनी नहीं। और ये हो सकता है कि कुंडलिनी शक्ति जागती है तो वेगस नर्व द्वारा ऊपर उठ सकती है। और कुंडलिनी के दो स्वरूप भी हमने देखे, एक स्वरूप जो उसका कॉइल के रूप में है या स्लीपिंग कंडीशन के अंदर है जो लो इंटेंसिटी है, और दूसरी जब वो जाग जाती है तब वो अवेकन कुंडलिनी बन जाती है। तो ये इसका आंसर है। और यहाँ जो मुक्ति और बंधन की बात कही है उसके अंदर ही भी यही हमें जानना है कि खाली नॉलेज इकट्ठा करने से मुक्ति नहीं आती है, उसका एक्सपीरियंस करना पड़ता है। तो और उसके एक्सपीरियंस के साथ में वो एनर्जी का राइज होना बहुत जरूरी है। जब तक एनर्जी राइज नहीं होती है तब तक मुक्ति की कोई संभावना बनती नहीं। कई लोग ऐसा समझते हैं कि हम ज्ञान को इकट्ठा कर लेंगे तो हम धीरे धीरे मुक्त हो जाएंगे, पर ऐसा है नहीं। वो ज्ञान के साथ में मतलब कि एक नॉलेज के साथ में एक उसका एक अंदर अनुभव होना भी जरूरी है। कोई चीज का अनुभव अगर नहीं होता है तो फिर वो जो एक्सपीरियंस अंदर नहीं आता है तो फिर मुक्ति की ओर हम जा नहीं सकते हैं। तो ये बात समझनी जरूरी है। Question 8. Can there be manifested interference with normal functions of the vagus or the sympathetic and parasympathetic, that is the autonomic nervous system? तो यहाँ फिर से वेगस नर्व का ही सवाल आता है कि वेगस नर्व के जो भी कोई नॉर्मल फंक्शंस है, उसके जो साधारण कार्य है, उसके अंदर क्या हम हस्तक्षेप कुछ बाधा हम डाल सकते हैं उसके अंदर?
ये और ये वेगस नर्व क्या है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, या फिर उसको ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम भी कहते हैं। तो ये जो है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक या जो वेगस नर्व है, उसके नॉर्मल फंक्शन जो होते हैं, हर नर्व के बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ फंक्शन होता है। तो उसके फंक्शंस को हम हस्तक्षेप कर सकते हैं, उसको कुछ ज़्यादा कम कर सकते हैं, उसको वेगस को हम ज़्यादा एक्टिवेट कर सकते हैं। तो उनका यहाँ आगे बात आती है कि भाई कोई कुछ ऐसी चीज हम जब करते हैं तो वो इस नव को हम एक्टिवेट भी कर सकते हैं। और 5 चीज ऐसी है जिसके द्वारा हम इसको ज्यादा बढ़ावा दे सकते हैं। The only visible interference with the normal functions of a vagus or autonomic nervous system is either by means of certain mild poisons or certain medical agents, in short, chemicals or some sort. तो उसके अंदर इंटरफियरेंस किया जा सकता है और इसके लिए कुछ प्रकार के पॉइजन जहर होते हैं, उसका उपयोग किया जाता है, या फिर कुछ प्रकार के केमिकल या कुछ ड्रग्स, तो उसका उपयोग करके ये जो वेगस नर्व है उसको थोड़ा उत्तेजित किया किया जा सकता है। तो आपने कुछ ऐसा सुना भी होगा कि जब जो लोग ड्रग्स लेते हैं, खास करके एलएसडी वगैरह, तो वो एक ऐसे तो होता है वो एल्यूसिनेशन, पर उसके अंदर एक एक अलग टाइप का उसके अंदर एक विजन चालू हो जाता है और उसको वो कभी कभी बहुत सुख देता है। इतना फैंटासीज होती है कि उसको एक मजा आ जाता है और इसीलिए व्यक्ति बार बार वो ड्रग्स का सेवन करता है। तो वो ऐसी चीज कई होती है कि जिसके द्वारा ऐसी नर्व वेगस जैसी नर्व को जब उत्तेजित किया जाता है तो अंदर कोई थोड़ी सुख की अनुभूति होती है टेम्पररीली, कुछ अंदर एक मजा आता है। तो ये जब चीजें हो सकती है। और कुछ प्रकार के माइल्ड पॉइजन भी होते हैं, और पहले के जमाने में भी ऐसे पॉइजन का उपयोग किया जाता था, जो खास करके वनस्पति के जो जहर होते हैं उसका प्रयोग इस तरह के कुछ इसमें किया जाता था। तो ऐसा हो सकता है। दिस केमिकल इफेक्ट पॉइजंस कैन बी डुप्लीकेटेड बाय। तो अभी जो ये असर जो उसकी होती है पॉइजंस या ऐसी कोई ड्रग की, उसको और भी डुप्लीकेट किया जाता है, उसको ज्यादा दो गुना किया जाता है बाय नंबर वन होल्डिंग द ब्रेथ फॉर एबनॉर्मली लॉन्ग आवर्स। अब इसका एक प्रयोग ये है कि जब लंबे समय तक श्वास को रोकने की प्रैक्टिस व्यक्ति करता है तो उसके अंदर ऐसी इफेक्ट आती है। वो इफेक्ट चाहे उसने कोई ड्रग लिया हो या नहीं लिया हो, फिर भी वो इफेक्ट आती है। और अगर कोई ऐसा चीज ली है तो वो तो डबल इफेक्ट, वो डुप्लीकेट हो जाती है, डबल इसका पावर बन जाता है। तो पहला जो है वो ये है इसको करने का कि एबनॉर्मली लॉन्ग आवर श्वास को रोकने का अभ्यास। दूसरी बात है प्रोलोंग्ड फास्ट। तो लंबे समय तक उपवास, जिन लोग लंबे समय तक उपवास करते हैं उसके अंदर भी ऐसी कुछ शक्तियाँ डेवलप हो जाती है, टाइमिंग होती है, पर उस दौरान उसे कुछ लंबे उपवास के दौरान उसको जैसे कि दूर से कुछ ध्वनि आता है ऐसा सुनाई देता है, या कुछ उसको दर्शन होता है, इस तरह की चीजों का कोई सिद्धि सिद्धि जैसी चीज उनको ये होती है। जो लोग लंबे समय तक उपवास करते हैं तो कई बार हम सुनते हैं कि ऐसे व्यक्तियों के अंदर ऐसी ऐसी शक्तियों का आविष्कार होता रहता है। तीसरा है रिदमिक थ्री स्टेप ब्रीदिंग। तो थ्री स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग करते हैं, उसके द्वारा भी ऐसी चीज हमारे अंदर डेवलप होती है, अतीन्द्रिय शक्ति, पर आगे जाके लंबा अभ्यास करते हैं तो उसके द्वारा भी ऐसी थ्री स्टेप से भी ये चीज बन सकती है। चौथी करेक्टिव मेथड। तो करेक्टिव मेथड के अंदर तो सब कुछ है, रिफाइनिंग फेज थ्री स्टेप। थ्री स्टेप तो अलग बताया है, पर और जो प्रैक्टिसेस है वो सब करेक्टिव मेथड के अंदर है। और इसका सबका अभ्यास करते करते भी हमारे अंदर ऐसी चीज को का डेवलपमेंट हो सकता है। ये यहाँ एक कहने का मतलब ये है कि कोई शक्ति निर्माण होती है इस तरह का, ये एक खाली कोई फैंटासीज के लिए खाली बात नहीं है, पर कोई शक्ति ये सब करने से निर्माण होता है, ऐसा हमें समझना है। और लास्ट में भाई
थॉट्स ऑफ ए पर्टिकुलर नेचर ऑफ इंटेंस रिजल्टेंट इंटेंसिटी। तो कोई ऐसा थॉट पकड़ लेते हैं और उसके अंदर बहुत रिजल्टेंट इंटेंसिटी बहुत पावरफुल है। तो ऐसे कोई पर्टिकुलर थॉट से भी इस तरह की हमारे अंदर कुछ एनर्जी या सिद्धि जनरेट हो सकती है। तो कई लोग इस तरह का भी ये करते हैं कि एक थॉट को पकड़ते हैं, या जैसे कि एक ध्येय बना लेते हैं एकदम स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी वाला, और इस तरह का थॉट का बार बार दिमाग के अंदर उसका ये करके हाई रिजल्टेंट इंटेंसिटी बनाते हैं, और इस द्वारा इस तरह वो ये चीज को डुप्लीकेट कर सकते हैं। तो ये 5 प्रकार है जिसके द्वारा हमारे अंदर कुछ चीजों का आविष्कार हम कर सकते हैं, चीजों चीजों को बढ़ावा दे सकते हैं, या ऐसा भी कहे कि वेगस नर्व को हम उत्तेजित कर सकते हैं और उसके द्वारा ये हमें कुछ और अनुभव मिल सकते हैं। All this provoke the resultant intensity, and so a voluntary control indirectly through the change in resultant intensity can be brought, but will, as we discussed, or as is commonly understood, has no place and control. तो ये ऊपर बताई ये चीजों से हम ये वेगस नर्वों को या रिजल्टेंट इंटेंसिटी को हम प्रोवोक कर सकते हैं, जागृत कर सकते हैं, और उसके द्वारा हम वॉलंटरी कंट्रोल भी ला सकते हैं। तो परोक्ष रूप में हम इसके ऊपर हम कंट्रोल भी ला सकते हैं, इस रिजल्टेंट इंटेंसिटी को चेंज करके। पर कोई अगर विल से या संकल्प से उसको ये प्रयत्न करता है तो वो हमेशा फेल हो जाता है। यहाँ वो बात का कोई महत्व नहीं है कि इसका यहाँ कोई जगह नहीं है कि कोई संकल्प द्वारा हम ऐसी चीज अंदर आविष्कार कर सके या ऐसी चीज निर्माण निर्माण कर सके, तो ये पॉसिबल नहीं है। पर ये ऊपर 5 प्रकार बताए, इस तरह इसको रिजल्टेंट इंटेंसिटी को हम प्रोवोक कर सकते हैं, जागृत कर सकते हैं शक्ति को। तो ये एक चीज समझनी है। पर एक बात ये भी है कि हमें शक्ति को जागृत करने के लिए कोई नेगेटिव साधनों का उपयोग नहीं करना है, उससे कोई फायदा नहीं होता है। लास्ट में तो वो और जो हमारी जो स्थिति है उससे भी खराब हो जाती है, खास करके जो लोग ड्रग्स लेके या पहले के जमाने में वो गांजा वगैरह का अभ्यास करते हैं। आपने देखा होता होगा कुछ पिक्चरों के अंदर कि वो स्मोक करते हैं गांजा वगैरह का। तो वो जो है इस तरह भी वो कई लोग पहले के जमाने में ध्यान में बैठते थे ऐसा स्मोक करके, और कुछ इसको अच्छी इफेक्ट मिलती भी होगी। पर वो कोई स्पिरिचुअल ग्रोथ का कोई ये नहीं है, क्योंकि ऐसी चीज अगर कोई चीज का बाह्य आप उसका उपयोग करके कोई स्थिति अंदर बनाना चाहते हैं तो वो सही चीज नहीं है, क्योंकि ये तो एक आदत है, गुलामी है, और वो चीज नहीं मिलती है तो आप वो स्थिति प्राप्त भी नहीं कर सकते। तो वो बार बार उसको वो गांजा खाना पड़ता है या फिर वो इस तरह का धूम्रपान करते हैं और फिर वो ध्यान में बैठते हैं। तो ये तो एक डिपेंडेंसी है ऐसी चीजों। तो अब तक में हमने 8 प्रश्न देख लिए हैं। अब आज के लिए एक छोटा प्रश्न है, आज ये देख लेते हैं। बाकी बाद में कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे, तो जिनको बाद में कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं। आज रीडिंग यहाँ 9 तक ही पढ़ेंगे, क्योंकि बाद में बहुत लंबा प्रश्न है और इसका थोड़ा मैंने अभी रीडिंग भी नहीं किया है। तो नेक्स्ट टाइम में 10वां प्रश्न लेंगे। 9वां प्रश्न है वो आज ले लेते हैं। प्रश्न है 9वां, what relationship can be established between the science of impulses and the science of three-step rhythmic breathing? तो एक तो हमने देखा साइंस ऑफ इम्पल्सिस। तो साइंस ऑफ इम्पल्सिस को क्या कहेंगे? अब आगे इसमें हमने देखा प्राणायाम। प्राणायाम का मतलब ही साधना का क्या कहा है? साइंस ऑफ इम्पल्स। साइंस ऑफ इम्पल्स पर उसमें कंट्रोल शब्द भी जोड़ा हुआ है कि साइंस ऑफ कंट्रोल ऑफ इम्पल्स। ठीक है। तो साइंस ऑफ इम्पल्स और थ्री स्टेप रिदमिक ब्रीथिंग के अंदर क्या फर्क है, ऐसा सवाल है। और दोनों का रिलेशन किस तरह में एस्टेब्लिश कर सकते हैं?
तो जवाब है प्राणायाम, दो इट डिनोट्स द साइंस ऑफ कंट्रोल ऑफ इम्पल्सिस, is generally understood as the science of control of breath, है ना। तो ये एक डिफरेंस हम जानते हैं कि नॉर्मल कोर्स में प्राणायाम को हम किस रूप में जानते हैं, साइंस ऑफ कंट्रोल ऑफ ब्रेथ, मतलब कि श्वास को रोकना, श्वास के ऊपर काम करना। और ट्रेडिशनली यही हमें सिखाया जाता है कि भाई श्वास को लो, रोको, छोड़ो, इस तरह जो होता है। अब प्राणायाम की आप महर्षि पतंजलि की डेफिनेशन देखोगे, उसमें भी ऐसा ही है कि श्वास को रोक के तोड़ना, उसको प्राणायाम कहते हैं। तो यहाँ पतंजलि ने भी श्वास शब्द प्रयोग किया है, पर ये श्वास शब्द जो है वो ये श्वास नहीं है जो हम हवा अंदर लेते हैं, नहीं है। वो इम्पल्स जो अंदर आता है उसके संदर्भ में श्वास है। पर नॉर्मल कोर्स में तो श्वास शब्द हम ये हवा जो अंदर लेते हैं उसका ही हो जाता है। तो फिर उसके ऊपर से पूरी अंडरस्टैंडिंग ये हो गई कि भाई कंट्रोल ऑफ ब्रेथ है, उसको ही प्राणायाम कहा जाता है। तो इसमें डिफरेंस ये है कि कंट्रोल ऑफ इम्पल्स जो है उसको प्राणायाम कहते हैं, नॉट कि कंट्रोल ऑफ ब्रेथ। लेट अस रिकैप्चुलेट, प्राण इज इम्पल्स। तो फिर से वही बात बताते हैं कि प्राण क्या है, कि पांचों इंद्रिय द्वारा हमारे अंदर जो स्पंदन आते हैं उसको प्राण कहते हैं। ये इम्पल्स शब्द खास याद रखना था, और यदि के सिस्टम के अंदर ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। और उनके साथ में एक और शब्द भी वो जोड़ते हैं, इनकमिंग इम्पल्स, मतलब अंदर आ रहे हैं जो इम्पल्स, अंदर स्पंदन अंदर आ रहे हैं। हाँ, तो बाहर जैसे हमें कोई चीज दिखते हैं उसके स्पंदन हमारे पांचों इंद्रिय द्वारा या कोई भी एक इंद्रिय द्वारा हमारे अंदर आता है, इसको इम्पल्स कहा जाता है, इसको इनकमिंग इम्पल्स कहा जाता है। दूसरा शब्द उसके साथ में ये है कि मेमोरी। और मेमोरी कौन सी है कि आइडेंटिकल मेमोरी, मतलब कि इम्पल्स जिस तरह का आया इस तरह की मेमोरी हमारे अंदर जो पड़ी है, ये दोनों का संगम होता है तभी विचार बन सकता है। मैंने जैसे बताया कि भाई एग्जांपल एक गाय का, कि गाय का इम्पल्स हमारे अंदर आते हैं, इनकमिंग इम्पल्स आ गए। अब वो ईडा या पिंगला द्वारा वो ऊपर की ओर जाएगा, जैसे हम देखा ना इंटेंसिटी, तो ये एक रिजल्टेंट इंटेंसिटी है। तो वो हमारे अंदर ऊपर जाता है ईडा या पिंगला द्वारा। और ब्रेन के अंदर, मेमोरी पूल के अंदर जो मेमोरी पड़ी है आइडेंटिकल, मतलब कि जो गाय के वाइब्रेशन, गाय के इम्पल्स आए, इस प्रकार का वाइब्रेशन के अंदर जो कुछ कंटेंट, कुछ जो कुछ इंफॉर्मेशन छुपी हुई है, इसी तरह का आइडेंटिकल में हमारे मेमोरी अंदर के भी गाय का एक पिक्चर पड़ा हुआ है, गाय की मेमोरी पड़ी है। तो ये दोनों का मिलअप होता है, एक इम्पल्स आया, दूसरा हमारे मेमोरी के अंदर जो गाय का नॉलेज या गाय के बारे में जो कुछ पड़ा है, वो चीज दोनों मिल जाते हैं और फिर ट्रैवलिंग करके यहाँ आईएएसएम केंद्र की ओर आते हैं और विचार बनते हैं। तो ये दो चीज, ये साइंस समझना जरूरी है कि विचार हमारे अंदर किस तरह बनते हैं। ये इम्पल्स द्वारा ही हमेशा बनते हैं। ये इनकमिंग इम्पल्स, मेमोरी पैटर्न, आइडेंटिकल मेमोरी, ये चीज को समझना जरूरी है। तो यहाँ कहते हैं प्राणिज इम्पल्स, all visible and invisible happenings in the universe are under the influence of cosmic impulses। तो जगत के अंदर पूरे विश्व में या पूरे ब्रह्मांड में, यूं कहा है कि पूरे ब्रह्मांड के अंदर जो दिखाई देता है या नहीं भी दिखाई देता है, जो दृश्यमान है या अदृश्य चीज है, जो कोई चीज है, जो भी कुछ भी है पूरे ब्रह्मांड के अंदर, वो जो है वो कॉस्मिक इम्पल्स द्वारा ही बने होते हैं। कॉस्मिक इम्पल्स की हमेशा उसके ऊपर असर होती है। तो जैसे एक चीज का हमने एग्जांपल लिया कि ये हम जो देखते हैं तो ये कॉस्मिक इम्पल्स ही है जो मानो कि गाय का हमने देखा, तो एक कॉस्मिक इम्पल्स गाय का हमारे अंदर आता है। कॉस्मिक मतलब बाह्य, बाहर बाह्य जगत से हमारे अंदर जो कुछ आ रहा है, और वो डिस्टेंस से भी होता है, नजदीक से भी हो सकता है। हो सकता है कोई गैलेक्सी का भी इम्पल्स आ सकता है, या कोई ग्रह के ऊपर से भी आ सकता है, या फिर हमारे आजू बाजू में कोई चीजें होती है वहां से भी आ सकता है। ये सब कॉस्मिक इम्पल्सिस है, और वो अलग अलग रूप से अंदर आते हैं। हमने देखा था कि फूड एंड ड्रिंक से आता है, ब्रीदिंग से आता है, और पांचों इंद्रिय से आता है। तो अलग अलग रूप से ये हमारे अंदर आते रहते हैं।
The activities of the human bodies, including chitta or the minds of mind 1 and brain or section 1, forming a part of the whole brain or mind, automatically came under its control. तो अभी जो ह्यूमन बॉडीज की जो एक्टिविटीज है, हमारे जो प्रवृत्ति जो है, वो जो ये कॉस्मिक इम्पल्स जो अंदर आते हैं, उसके उसके काबू के हेठल होते हैं, वो उसको कंट्रोल करते हैं। तो कॉस्मिक इम्पल्स जो हमारे अंदर आते हैं, तो उसके द्वारा ही हमारे ह्यूमन बॉडी की एक्टिविटीज चलती है। चाहे हमारा श्वास है, चाहे हमारा ब्रेन है, चाहे हमारा बॉडी के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन चल रहा है, हार्ट बीट है, हार्ट पंपिंग है, कुछ भी एक्स वाई जेड हमारे अंदर जो चल रहा है, उसका कारण कॉस्मिक इम्पल्स ही है। वो चाहे कोई भी फॉर्म के अंदर है, अलग अलग फॉर्म के अंदर वो आ सकता है, पर ये जो प्रवृत्ति है ह्यूमन बॉडीज की एक्टिविटीज, ये सारी होगी, ये कॉस्मिक इम्पल्स के अंदर ही होगी। और हम ऐसे तो जानते हैं कि भाई एक सेकंड के अंदर 120 इम्पल्स अंदर आते हैं, पर हकीकत के अंदर पूरी बॉडी ब्रेन सिस्टम के अंदर तो 30,000 इम्पल्स आते हैं। तो डॉक्टर किंग करके एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हो गए, और उन्होंने एक किताब लिखी थी 7 स्टेप्स ऑफ कॉन्शियसनेस। उसके अंदर उसने ये बताया कि हमारा बॉडी ब्रेन सिस्टम के अंदर हर सेकंड में 30,000 इम्पल्सिस आते हैं, पर उसके अंदर ब्रेन के अंदर जाते हैं, और ब्रेन के अंदर जो प्रोसेस होती है वो 120। बाकी अलग अलग जगह का बॉडी का मेंटेनेंस के लिए ब्रेन के अंदर अलग अलग जगह पर वो इम्पल्सिस चले जाते हैं, और कुछ तो इम्पल्सिस जो है उसका कोई प्रोसेस हुए बिना ही जैसे ब्लैक होल के अंदर कैसी चीज गुम हो जाती है, तो हमारा अंदर भी ब्लैक होल है, हमारे ब्रेन के अंदर भी। तो कुछ इम्पल्सिस वो ब्लैक होल के अंदर चले जाते हैं, जिसका कुछ हो ही नहीं सकता। तो इस तरह की पूरी प्रक्रिया चलती है। तो ये एक्टिविटीज कॉस्मिक इम्पल्स के अंदर आती है। दिस कॉस्मिक प्राण impulse as it functions in the body is named variously। तो ये इम्पल्स या कॉस्मिक इम्पल्स आया या प्राण जो अंदर आया, तो हम जानते हैं ना, आगे भी हम देख चुके हैं कि 5 प्रकार के वायु या प्राण देख चुके हैं। तो उसका अलग अलग नाम से उसके फंक्शनल नेम बनाए गए, प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान। और ये जब लास्ट टाइम हमने पढ़े थे तब भी मैंने बताया था कि नॉर्मल कोर्स में हम किताबों में पढ़ते हैं तो उसका फिजिकल लेवल या फिजिकल वर्क फंक्शन ही बताया जाता है कि भाई प्राण का काम है तो सर्कुलेशन है, ये है, वो रेस्पिरेशन के अंदर है, और अपान का काम है तो एक्सक्रीशन का है, वगैरह वगैरह। पर यहाँ तवरिया जी ने जो बताया है, आगे हम देख चुके हैं, वो एस्ट्रल लेवल के ऊपर या ये नव के लेवल के ऊपर, एस्ट्रल लेवल के ऊपर, नाड़ियों के ऊपर, जो वायु नाड़ी बताई थी ना, तो उसके ऊपर ये 5 वायु किस तरह काम करते हैं, वो चीज हमें समझनी है। इसीलिए यहाँ कहा है कि जो प्राण, कॉस्मिक प्राण अंदर आता है, वो हमारे बॉडी ब्रेन सिस्टम के अंदर अलग अलग कामगिरी करते हैं। प्राण का काम अलग है, अपान का क्या काम अलग है एस्ट्रल लेवल पर, और इसके मुताबिक ये नाम, पांचों का नाम दिया हुआ है। There are chemical, physical, electrical, and radioactive impulses coming from the cosmic, all of which the autonomic nervous system receives, relays, and transmit to and from the brain. The coded impulses to decoded thought, brain 1 और section 1। तो ये जो कॉस्मिक जो इम्पल्स है, वो अलग अलग रूप में, वो फिजिकल लेवल से केमिकल, फिजिकल, इलेक्ट्रिकल और रेडियो एक्टिव, इस तरह के कोई भी रूप के अंदर हमारे अंदर वो आते हैं। और इसका जो नर्वस सिस्टम जो उसका क्या करती है कि ब्रेन की ओर वो भेजती है या ब्रेन से बाहर इसको भेजती है। तो मैं हमने आगे देखा ना, इफेरेंट एंड एफेरेंट, तो जो ब्रेन की ओर जाते हैं संदेशा, और ब्रेन से संदेशा वापस बाहर आता है एक्टिविटी करने के लिए। तो इस प्रकार का फंक्शन जो है, उसका बेस जो है वो कॉस्मिक इम्पल्स है, वो ब्रेन को एक्टिव करता है और काम करता है। और अगर आईईएसएम केंद्रों के ऊपर हम देखें तो कोडेड इम्पल्सिस टू डिकोड थॉट, तो वो भी हमने देख लिया है कि भाई कोडेड इम्पल्स हमारे अंदर आया, और जब वो आईईएसएम केंद्रों पर जाके डिकोड होता है और वो पिक्चर बनता है, वहाँ वहाँ हमें समझ में आता है कि ये चीज ये है। तो ये जो डिकोड की जो पूरी प्रोसेस है, वही ऊपर यहाँ इस तरह उसको बताइए कि कॉस्मिक इम्पल्स जो है वो
कोई भी फॉर्म में अंदर आता है और ब्रेन के अंदर वो ट्रांसमिट होता है या ब्रेन से वो फिर बाहर जाता है। ये चीज़ यहाँ बताई गई है। तो ये जो प्रश्न था थ्री स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग और साइंस ऑफ इम्पल्स का, उन्होंने कुछ इस तरह इसका जवाब दिया है। इन शॉर्ट कि कॉस्मिक इम्पल्स जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, और कॉस्मिक इम्पल्स का इसको ही लेके हम जो थ्री स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग जो है वो भी ये कॉस्मिक इम्पल्स का ही एक भाग, ब्रीदिंग जो है कोई भी ब्रीदिंग है वो कॉस्मिक इम्पल्स का ही भाग है। पर क्योंकि रिदमिक ब्रीदिंग के अंदर हम एक चीज ऐड करते हैं वो है रिदम। तो रिदम जो है वो भी ये पृथ्वी की रिदम है, कोई मैन मेड रिदम तो है नहीं। तो जो दोनों का साइंस के उस दोनों के अंदर बेसिक चीज तो है वो कॉस्मिक इम्पल्स है, जो दोनों का रिलेशन के अंदर कॉमन चीज बनती है तृतीय रिदमिक ब्रीदिंग या साइंस ऑफ इम्पल्स, उसके अंदर दोनों के अंदर कॉस्मिक इम्पल्स है। ठीक है, तो इस तरह का यहाँ उन्होंने ये जवाब दिया हुआ है। तो यहाँ तक हम यहाँ आज समाप्त करते हैं 9 क्वेश्चन तक। ठीक है, बाद में आगे का देखेंगे क्योंकि आगे का क्वेश्चन बहुत लंबा है, वो नेक्स्ट वीक में हम देखेंगे। अभी थोड़ा टाइम है तो अ, किसी को कोई भी प्रकार का प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं, हमारा समय का सदुपयोग कर सकते हैं। आप अनम्यूट करके ये कर सकते हैं। सर नमस्ते, हेलो। उमेश बोल रहा हूँ। हाँ नमस्ते उमेश भाई, बोलो। अच्छा, वो जो आपने बताया था कि ये कॉइल होता है, वाइस होता है, सुषुम्ना, जी सर जी। वो थोड़ा डिटेल में समझाएंगे? हाँ, वो सुषुम्ना नहीं है, वो कुंडलिनी शक्ति है जिसको हम रिजल्टेंट इंटेंसिटी कहते हैं। तो जो रिजल्टेंट एक कॉमन आदमी के अंदर रिजल्टेंट इंटेंसिटी कैसी है हम जानते हैं कि भाई उसके अंदर तो बहुत वीक होती है, अभी कोई ज्यादा इकट्ठा हुई नहीं, जैसे उसने बताया ना कि एक पतली सी धार कैसी पानी की होती है। इस तरह रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो सामान्य व्यक्ति के अंदर होती है या सामान्य साधक है, जिससे जो कोई खास एडवांस प्रैक्टिस नहीं करता है, ऐसा साधक के अंदर रिजल्टेंट इंटेंसिटी बहुत लो लेवल के ऊपर होती है। और वो लो लेवल की इंटेंसिटी की वही कॉइल या स्लीपिंग कुंडलिनी कहते हैं। अब जैसे जैसे हम साधना करके हम ये इसके इंटेंसिटी के यूनिट बढ़ाते हैं, जैसे आगे हमने देखा ना कि अंडरस्टैंडिंग के यूनिट्स है, विजडम के यूनिट्स है, और 1 करोड़ 50 लाख जो यूनिट होते हैं वो इकट्ठा होता है तब अंडरस्टैंडिंग का एक यूनिट बनता है। और इस तरह के 1000 यूनिट हम इकट्ठा होते हैं तब विजडम का एक यूनिट बनता है। तो ये जब इतना सारा सब इकट्ठा होता है तब ये कुंडलिनी शक्ति जाती है। रिजल्टेंट इंटेंसिटी अब हाई प्लस इंटेंसिटी बन गई और वो फोर्स जागता है, और वो फोर्स जागता है तब उसको अवेकन कुंडलिनी कहते हैं। जब वो फोर्स जागा नहीं है, सामान्य इंटेंसिटी है, तो उसको कॉइल या स्लीपिंग इंटेंसिटी या स्लीपिंग कुंडलिनी कहते हैं। इतना फर्क है। ओके सर, थैंक यू, थैंक यू। ओके, और कोई? हम जो फोर्थ एक्सरसाइज करते हैं उसमें जी हम पाँच 5 सेकंड तक जब सांस रोकते हैं जी। तब उस टाइम इम्पल्स अंदर आते हैं। 5 सेकंड श्वास रोकते हैं तब इम्पल्स अंदर आता है, ऐसे पूछते हैं? ऐसे में कुछ इम्पल्स तो हर सेकंड अंदर आते हैं। हमने देखा नहीं कि 1 सेकंड के अंदर 120 विचार, आप श्वास रोकते हैं नहीं रोकते हैं, खाते हैं पीते हैं सोते हैं नींद में है, हर सेकंड ये तो इम्पल्स तो आते रहते हैं। तो वो तो प्रश्न ही नहीं है कि श्वास रोकते हैं तब आया कि नहीं आया। ये तो एक हमारे भगवान के अंदर ऐसा स्ट्रक्चर ही बनाया हुआ है कि हर सेकंड के अंदर चौबीसों घंटे ये इम्पल्स को आना ही होता है, क्योंकि इम्पल्स जिस जिस समय जिस मोमेंट पर इम्पल्स नहीं आया, ये हमारा बॉडी ब्रेन सिस्टम समाप्त हो जाएगा। इम्पल्स माने एनर्जी, वो एनर्जी अंदर आ रही है इसीलिए तो हमारा बॉडी ब्रेन सिस्टम जिंदा है, काम कर रहा है। जो मोमेंट के ऊपर इम्पल्स आना बंद हो गया, इम्पल्स माने प्राण, अभी हमने समझे ना, तो प्राण जिस मोमेंट अंदर आना बंद हो गया क्या होगा? इसीलिए हम कहते हैं कोई आदमी मर जाता है तो कभी इसका प्राण चला गया, क्या मतलब क्या हुआ कि अभी अंदर प्राण का आना बंद हो गया, इम्पल्सिस आना बंद हो गया, खत्म हो गई सिस्टम, अभी काम नहीं करेगी।
तो ये प्रश्न ही नहीं है कि भाई श्वास रोकते हैं तब इम्पल्स आते हैं कि दूसरे समय इम्पल्स आते हैं। आप इम्पल्स क्या है इसको जरा सही ढंग से समझ लीजिए कि जो चीज अंदर आ रही है वो चीज इम्पल्स है, उसके द्वारा हमारा जीवन चल रहा है। तो वो तो 24 घंटे की बात है। ठीक है। और रात को जब सोते हैं तो हम्म। जो अंदर आते हैं तो हम्म। डिस्टर्ब हाँ तो होते तो कौन वो करता है, मतलब तब तो हम नहीं लोग नहीं, सो ये तो रहे एक होते हैं। सिस्टम है। ये एक सिस्टम है, जैसे कंप्यूटर कैसा है, तो कंप्यूटर के अंदर आपने जैसे इलेक्ट्रिसिटी चालू कर दी तो उसके अंदर जो कुछ मेमोरी है वो सब कामकाज चालू हो जाता है कि नहीं। ये एक सिस्टम है ऐसी कि जिसके अंदर 120 इम्पल्सिस अंदर आना है, उसको प्रोसेस होना है, और हमारा पूरा जो बॉडी का फंक्शन है, माइंड का फंक्शन है, वो सब चलना है। उससे तो हमारा माइंड बनता है, चित्त बनता है, तो क्या है वही है ना। इसको वो अलग भाषा में हम कहते हैं इन्फिनाइट माइंड अंदर आया और हमारा पर्सनल माइंड बना, इंडिविजुअल माइंड बना। तो वही अंदर आती है। इन्फिनाइट माइंड मतलब वही इम्पल्स अंदर आते हैं तो हमारा माइंड बना। वही इम्पल्स हमारा अंदर आता है तो हमारा बॉडी, हम सो जाते हैं तो भी हमारा बॉडी तो काम करता है। खाना खाया है तो उसको पचाएगा, श्वास चालू रहेगा रात भर में। तो सोते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो तो एक सिस्टम है जो भगवान ने बनाई है, वो कामकाज वो अपने आप में, ये ऑटोनोमस सिस्टम। तो वो भी प्रश्न नहीं है यहाँ। ठीक है। हेलो सर, प्रणाम सर। हाँ प्रणाम, बोलिए प्रशांत जी। सर ये 15 दिन में मेरा रिफाइन करने का टाइम है सर, मुझे इतना नींद की में आ जाता है, पूरा नींद आ जाता है। रिफाइनिंग में? हाँ, रिफाइनिंग में पूरा मुझे पूरा नींद जैसे आ जाता है, पूरा बॉडी पूरा हल्का हो जाता है। ये क्या होता है मालूम नहीं सर। चालू रिफाइनिंग में ही नींद आती है कि रिफाइनिंग के बाद नींद आती है? रिफाइनिंग करने के बाद में पूरा नींद आ जाता है तो मुझको। अच्छा है ना, सो जाओ ना, क्या दिक्कत है। सो सर जाओ, आपको बहुत अच्छा एक फ्रेशनेस हो जाएगी। रिफाइनिंग मैं के वो बाद नींद आती है तो 5-10 मिनट सो जाओ, आपको एक डीप मेडिटेशन हो जाएगा। गलत क्या है उसमें? हाँ सर, उसमें थैंक कोई यू सर। डरने की बात नहीं है, सो जाने का। ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके। और कोई? हाँ दारा साहब, हाँ जी बोलो। सूरत से बोल रहा हूँ, राजू देसाई। हाँ जी। हाँ सर, क्वेश्चन ये था कि वाइल डूइंग गोल्ड लगेट हम करते हैं तो हम श्वास को 40 सेकंड्स के लिए बाहर रोक लेते हैं। तो वो इन दैट टाइम हमारे इम्पल्सिस आते रहते हैं क्या? बिकॉज वी आर नॉट टेकिंग एनी ब्रेक एट द टाइम। अरे बाप रे, ये तो पहले आपका स्पीकर बंद कर दे दो, ये इको आता है। नहीं, मेरा तो स्पीकर मैंने चालू किया अब आपको कुछ पूछने के लिए। एक मिनट। हाँ? अभी आप म्यूट कर दो। म्यूट कर दो। हाँ हाँ जी। ओके। हाँ, तो ये तो ऐसा हो गया कि रामायण खत्म हो गई और सब लोग प्रश्न पूछते कि सीता का हरण कब हुआ। ये आगे क्या जो इम्पल्स का सवाल था और आपका सवाल, आप क्या ऐसा समझते कि हम श्वास लेते हैं तो ही इम्पल्स आते हैं? ये तो इतना सारा ये हमने पढ़ लिया, इतना सारा ये समझ लिया, और ये आप लोग प्रश्न पूछते हैं कि इस समय इम्पल्स आता है कि उस समय आता है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। तुमको किसने बताया कि हम भाई श्वास गोल लकीर में श्वास बाहर रोक लेते हैं तो इम्पल्स नहीं आता है? इम्पल्स से उससे क्या लेना देना? हम जब मैं कहता हूँ कि भाई रात को सो जाते हैं तब भी इम्पल्स अंदर आता है, तो फिर श्वास बाहर रोकने का नहीं रोकने का सवाल कहाँ से पैदा आता है? ये तो रामायण खत्म हो गई और आप लोग पूछते कि भाई सीता का हवन हुआ था क्या, हुआ था कि नहीं करके। इम्पल्स क्यों नहीं समझते कि इम्पल्स जो है वो एक 24 घंटों अंदर आने की प्रक्रिया है। उसको श्वास लेने से, रोकने से, छोड़ने से क्या मतलब क्या है, ये मुझे बताइए। ओके ओके सर, ओके ओके, हाँ, ठीक है। गॉट इट, ओके। ठीक है। बोलिए और कोई? सर मेरा थोड़ा अलग सवाल है, ये कॉन्टेक्स्ट के अलग हाँ, कोई बात नहीं, इस पूछिए। कॉन्टेक्स्ट में कोई बात नहीं। मुझे एक क्यूरोसिटी थी कि जब हमारी डेथ हो जाती है उसके बाद के हम लोगों के जो कर्मकांड रहते हैं, हर धर्म के हिसाब से अलग अलग रहता है वो, हम्म। बट वो करना जरूरी होता है?
मतलब तावरिया जी ने देखो इसके बारे में कुछ कहा है कि बहुत सारा कहा है। आपको पर्पज ऑफ बर्थ एंड डेथ के अंदर एक चैप्टर है कॉन्शियस बर्थ एंड कॉन्शियस डेथ का, वो खास आप पढ़िए एक बार। और वो पहला प्रश्न ये पूछते हैं कि आप किसके लिए ये क्रियाकांड करते हैं। देखो फिजिकल बॉडी तो यहाँ मर गया, अब आप जो क्रियाकांड करते तो फिजिकल बॉडी को तो कुछ फायदा है नहीं, ठीक है। अब जो आत्मा है, आत्मा भी उसकी जो जगह है वहां चली गई, और आत्मा को तो ये क्रियाकांड की भी जरूरत नहीं है। आत्मा तो ऐसा पावरफुल है, ऐसा निर्विकार है, उसको तो कुछ कर्म का उसको तो कोई बंधन भी नहीं है। तो आप किसके लिए ये कर्म करना चाहते हैं? आप जो भी मृत्यु के बाद जो भी हम जो क्रियाकांड करते हैं वो किसके लिए करते हैं? तो ये फंडामेंटल सवाल ये पूछते हैं, इसका जवाब किसी के पास है नहीं। और इसीलिए वो कहते हैं कि आपने जो कुछ किया है इस जन्म में वही काम लगेगा। आपके लिए और कोई पुरोहित कुछ मंत्र बोल देगा, उससे कोई फायदा होने वाला नहीं। आपने जो कर्म किए, आपकी जो गति होने वाली है वो आपके कर्म के हिसाब से ही होने वाली है। हाँ, तो वो और ये जो उसके साथ में जो ये स्वर्ग और नरक के जो कंसेप्ट है ना, वो उसको पहले निकाल लेना है। क्योंकि क्रियाकांड के साथ में ये कंसेप्ट जुड़े होते हैं कि भाई क्रियाकांड करेंगे तो मरा हुआ आदमी स्वर्ग में जाएगा। अब यहाँ जिंदगी भर उसने पाप किए है, पर क्रियाकांड कर लो बेचारा, वो हमारा जो है कोई रिलेटिव, वो स्वर्ग में तो उसको जाना मिलेगा। तो ये तो कैसी ये ना समझी है। यहाँ क्रियाकांड करने से इसने गलत कर्म किए तो वो सब माफ हो जाएंगे, तो कर्मकांड का फिर फायदा क्या है? वो हमने जो कुछ किया है वही हमारे साथ आता है। इतनी अंडरस्टैंडिंग अगर होगी तो और किसी चीज की जरूरत ही नहीं। मेरी बात समझ में आई आपको? हाँ हाँ, तो वही क्वेश्चन था कि जब इंसान तो वो चला जाता है जिसके लिए करते हैं, बट पीछे फिर वो 1 साल नहीं हर साल हम लोग जो श्राद्ध करते ये है, तो वो कुछ लॉजिकली भी मेरे को एक्सेप्ट नहीं हो रहा था ये सब चीजें कि नहीं करना चाहिए। अब तो जिंदगी भर इसीलिए वो व्यक्ति को हम परेशान करते हैं, उसके लिए कुछ करते नहीं है। करते भी हैं, पर कई लोग नहीं भी करते हैं, और उसके बाद में फिर सोचते हैं कि चलो भाई उसके लिए कुछ ये कर दे, ये किया वो कर लेते हैं, उसको कुछ ये मिल जाएगा, कुछ सुख शांति उधर मिल जाएगी। ये कैसे हो सकता है? जो जो कुछ परिणाम आता है वो सब कुछ हमारा किया के ऊपर होता है। हमने अच्छा किया है तो हम जहाँ होंगे वहाँ शांति होंगे। अगर हमने बुरा किया है, यहाँ कोई मंत्र पढ़ लेने से उसको वहाँ शांति थोड़ी मिलने वाली। तो ये जी एक हमारे लिए ये समझने की बात है कि जो कुछ करना है वो हमें ही करना है। अगर हमें मृत्यु के बाद भी जो शांति चाहिए वो भी अगर चाहिए तो हमें अभी से कुछ करना पड़ेगा, और हमें ही करना पड़ेगा। हमारे बाद में कोई चाहे कुछ भी कर ले, उससे कोई फर्क पड़ना नहीं। ये तावरिया जी का कहना था। ओके सर, थैंक ठीक यू। है, ठीक है। और किसी को कुछ है प्रश्न? चलिए तो फिर यहाँ समाप्त करते हैं। आज मुझे यहाँ मैं सूरत आया था और रुपेश भाई का खास एक ये था कि भाई ये कंटिन्यू रहना चाहिए। एक रविवार को भी ब्रेक नहीं पड़े तो अच्छा है। और आप यहाँ आ जाओ, यहाँ से ये हो जाएगा सब ये प्रोग्राम का अरेंजमेंट। तो इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ, और अच्छा है। मैं रुपेश भाई को भी थैंक यू कहना चाहता हूँ कि आज ये हमारा प्रोग्राम इनके द्वारा हो सका है, और ये कंटिन्यूटी बनी है। जितनी हो सके इतनी हम कंटिन्यूटी इसको आगे भी बना के रखेंगे। तो नेक्स्ट वीक के लिए थैंक यू, फिर से मिलेंगे। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. विश यू हैप्पी न्यू ईयर सर। हाँ थैंक यू। हाँ थैंक जी, यू हाँ हाँ, थैंक यू वेरी मच।